अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले और एक मरतबा फिर नसीम शाह के हीरोइक्स की वजह से हरा कर सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी है पाकिस्तान की और यकीनी तौर पर पाकिस्तान अब ये सीरीज़ जीत चुका है। पाकिस्तान को अब भी एक और संग मील अबूर करना है कि पाकिस्तान अगर तीसरा मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान ICC ODI रैंकिंग में परमानेंट नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेगा बिफोर एंटरिंग एशिया कप। इस कामयाबी के साथ ही बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से इन टर्म्स ऑफ सक्सेस रेशो यानी 67.15 का उनका रेशो बन गया है। 19 मैचों में 18 उनकी फतुहात हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री के इन टर्म्स ऑफ विनिंग रेशो वो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान भी बन गए हैं। तो बहुत सारी बातें उनकी कप्तानी के हवाले से भी हो रही, इतना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, लेकिन बाबर आजम एंड पाकिस्तान की विनिंग द मैचेस। लेकिन कल के मैच में डेफिनेटली बहुत सारे एंगल से बात करनी है। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो हमने 300 से ज़्यादा रन कंसीड किए। हमारा टॉप 3 अगेन बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर एक मरतबा फिर कोलैप्स हुआ और मिडल ऑर्डर में शादाब और उसके बाद ख़ास तौर पर अगर हम बात करें दाद देना पड़ेगी नसीम और हारिस की कि उन्होंने आखिरी ओवर में अपने जो नर्व्स हैं उन पर काबू रखा और पाकिस्तान की नैया पार लगाई। इस सारी सूरत हाल बात करेंगे और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ पर बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद और उनसे हम ज़रूर बात करेंगे इस मैच के ऊपर। इसी तरह हम बात करेंगे कि सीरीज़ का जो तीसरा मैच होना है अब हमें क्या करना है, बिकॉज हमें फतुहात तो मिली हैं लेकिन इसमें मसले मसाइल भी मौजूद हैं। देखिए कल के मैच से बात करते हैं। पाकिस्तान की दूसरे मैच में कामयाबी 1 विकेट से। तनवीर डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव बात करें नेगेटिव बात करें दोनों तरफ बात जा सकती है। 300 रन कंसीड हुए, फिर हमारा टॉप 3 हमेशा की तरह, हालांकि फ़खर जल्दी आउट हुए लेकिन बाबर इमाम ने अच्छी पार्टनरशिप कायम की। लेकिन फिर मिडल ऑर्डर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजवान, इफ्तिखार, सलमान अली आगा वो मैच फिनिशर का रोल उनके बजाय अगेन एक मरतबा फिर जो है वो इफ्तिखार जो शादाब खान है उन्होंने प्ले किया। पहले तो ये बताएं कि ये शादाब ये जो नसीम शाह हैं क्या ये दुनिया में आए इसलिए कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस को फिनिश करें, और शायद बड़ी दाद देना पड़ेगी कि जब आपके मेन बैटर वो जो मनकट रूल पे ही बात करेंगे क्या ये रूल अच्छा है बुरा है, लेकिन हारिस और नसीम को आखिर में कितनी दाद देनी है कि जब आपकी पूरी बैटिंग लाइन घर जा चुकी है। अब आप 11 रन मेरे ख्याल में रह गए थे, आप वो बाउंड्रीज लगा के पूरा करें, आपकी इंटेंशन जीतने वाली हो। ये बहुत कम देखने में आया कि टेलेंडर इस स्पिरिट से खेल रहे हो। देखिए मेरे ख्याल में अगर नसीम शाह के सामने फारूकी होंगे हर दफ़ा, मेरे ख्याल में वो हमेशा अच्छी तो ये आखिरी ओवर फारूकी के बजाय किसी और को करा दिया। मेरे ख्याल में अच्छी बैटिंग ही वो करेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं नहीं हर क्रिकेटर ये समझता है कि नसीम शाह उस लेवल का बैट्समैन नहीं है जिस लेवल की फारूकी जो है लीग्स क्रिकेट या हर जगह पे खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब भी नसीम शाह फारूकी के सामने आते हैं और फारूकी को क्या हो जाता है, वो क्यों इतना पैनिक हो जाते हैं। हालांकि ना नसीम शाह बाउंसर पे हुक पुल कर सकते हैं, ना स्लो वन पे छक्के मार, कुछ भी नहीं कर सकते। ये एज अ क्रिकेटर मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जीते या अफगानिस्तान जीते, जब कोई गंदी परफॉर्मेंस देता है उसमें एक फीलिंग आती है कि यार जीता हुआ मैच, जब 40 रन चाहिए थे और 6-7 आउट हो चुके थे, उस टाइम तक मैं 100% पाकिस्तान की जीत के ऊपर था, क्योंकि मुझे पता इन्होंने पहले कोई 5-6 दफ़ा ब्लंडर कर चुके हैं इसी तरीके से। उसकी सबसे बड़ी रीज़न मेरे ख्याल में ये है क्योंकि इनके दिलो दिमाग में एक चीज़ है अफगानिस्तान के कि हमने पाकिस्तान को हराना है। जोश में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा जोश। जब वो मैच इनके हाथ में आता है ना, चाहे 6 आउट होते हैं 7, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, ये समझते हैं अब हम जीत गए, अब ये नीचे के लड़के कभी भी रन नहीं बना सकेंगे। आपको याद होगा कि अमाद वसीम ने भी इनके 40-45 रन की इनिंग खेली थी, वो ना होने के बराबर थी, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जीत सकता था, वो मैच हारे। फिर उसके बाद नसीम शाह ने, फिर उसके बाद ये, उसके अलावा भी काफी कुछ हो चुका है। मतलब जो टीम पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल में डालती है वो क्यों नहीं जीत पाती, बिकॉज ऑफ उनका जो वो प्रेशर है वो हैंडल नहीं, मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा प्रेशर खुद अपने ऊपर ले लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक नई राइवलरी भी बनी है भाई साहब। यार मुझे नहीं, अभी पाकिस्तान को हराया नहीं, राइवलरी तो तब हो जब वो हरा रहे हो, हमने अभी जीत रहे वनडे में। हम बात वही कर रहे हैं ना, बात ये है कि वो बस ये कहते हैं कि बस अब 6-7 आउट हो गए, जीत जाएं किसी ना किसी तरीके से। अब रहमान देखें, उन्होंने 80 से ज्यादा रन दिए, मतलब फजूल बॉलिंग, विद इन स्टंप बॉलिंग करो। शादाब लेग स्टंप पे जा रहा, लेग स्टंप से बाहर बॉल कर दी, वाइड का चौका करवा दिया, तो वो तो चलिए इसमें बात करिए। जैसे 9 बॉल थी, शादाब ने छक्का मारा, मुझे लगता है वहां पे शायद पाकिस्तान के साथ अनफेयर हुआ। जो मनकट का लॉस पर जो जिस, और ये 50वें ओवर में क्यों याद आता है फास्ट बॉलर्स को। तनवीर आप भी फास्ट बॉलर, मैं जरूर पूछूंगा कि ये चालाकी सिर्फ हमेशा 50वें ओवर में फास्ट बॉलर को क्यों याद आती है। लेकिन कल के मैच के हवाले से आई थिंक जितनी दफा पैकेज देखें उतना कम है। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पाकिस्तान की शानदार
सनसनीखेज था अफगानिस्तान के खिलाफ। तनवीर, पहले आई थिंक बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, क्योंकि 300 से ज्यादा रन हमने कंसीड किए और 227 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। हमने फिर पूरे मैच को देखा है कि विकेट कैसी थी और हमने देखा कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई। ऐसा नहीं था कोई बैटिंग पैराडाइज था, ये 40 ओवर में पाकिस्तान ने चेस कर लिए। अब कुछ है आपको खदशात अपनी बॉलिंग पर, खासतौर पर अगर फास्ट बॉलिंग की ना भी बात करूं, वो स्पिन बॉलिंग के स्टैट भी कल हमने आपके साथ शेयर किए थे। हमने फिर आउटसाइड एज से बात भी की कि वर्स्ट एवर रिकॉर्ड है पाकिस्तान का 2019 वर्ल्ड कप के बाद स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कितने खदशात है बिफोर वी एंटरिंग टू एशिया कप, ये जो 300 रन कंसीड हुए कल? देखें, आई थिंक सईद अजमल और शाहिद अफरीदी के जाने के बाद से अभी तक हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में हम कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। शादाब भी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। शादाब ने नो डाउट कल रन्स किए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले बॉलिंग की तरफ वो आएँ, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हुए हैं। तो उसामा मीर की बात करते हैं, उनसे भी बड़ी होप्स हैं कि भाई बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करेंगे, उनकी भी वो बॉलिंग नज़र नहीं आई। जो हमारे स्पिनर्स ने कल इतना इम्पैक्ट नहीं डाला। अगेन अफगानिस्तान ने तो पहले मैच में डे में भी डाल दिया था तनवीर, तो क्या विकेट एक्सक्यूज हो सकता है कि हमारे विकेट अच्छा नहीं था या हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की? नहीं, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। 24 ओवर में 1 विकेट है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। और एवरेज के हिसाब से भी मेरा ख्याल हमारा बहुत बुरे हालात हैं। 32 सर, 30 बिल्कुल। और हम जिस तरह बात कर रहे थे कि देखें बॉल ब्रेक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। अगर आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे तो आपको मुश्किलात होंगी। ठीक है। और आपने इनकी बॉलिंग देखी, उसामा मीर की और शादाब की, पीछे बॉल, आगे बॉल, एक जगह पे बॉल नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और जिस तरह हम ये बात कर रहे थे कि जी हमें स्पिन बॉलिंग कोच भी कहीं ना कहीं आप टीम के साथ नहीं रखते, ना रखें, लेकिन एकेडमी में रखें। आप जब भी ऑफ होता है इनको ज़रा बताएं क्या बॉलिंग है क्या नहीं है। दूसरी बात ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमारे ज़्यादातर लड़कों को सिर्फ T20 क्रिकेट का शौक़ चढ़ गया है। 4 ओवर की क्रिकेट में हमारी सिलेक्शन बन जाए, वनडे में नाम आता है तो ठीक है 10 ओवर कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। आपको वो रेलू कट्टे वाला प्लेयर नहीं चाहिए। रेलू कट्टे वाला प्लेयर आपका T20 में चलता है कि आपने 2 छक्के मार दिए, आपने 2 आउट कर दिए। ये इस किस्म का प्लेयर जो है वो आइडियल प्लेयर है T20 क्रिकेट में, बिल्कुल किसी भी टीम के लिए। वो तो सबसे पहले लेंगे। आपने खुद भी देखा होगा कि डिफरेंट लीग्स हो रही होती हैं, उसमें कितने ऑलराउंडर्स होते हैं। ठीक, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो इतने कोई टॉप ऑलराउंडर नहीं होते। सही बात। वो सिर्फ देख के हम कह सकते हैं 1-2 छक्के मारेगा, 1-2 आउट करेगा, बस तो विकेट ले लेगा, एक आध विकेट लेने वाला तो रन बना देगा। इस किस्म के प्लेयर इन्होंने रखे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए हमने बहुत ज्यादा बात की, थोड़ा गैप आ गया उस टॉपिक के अंदर। मैंने जब स्टैट चेक किए, बाबर आजम नाउ बिकम पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल ODI कैप्टन इन टर्म्स ऑफ विनिंग रेशो। ग्रेट जो हमारे साबिक कप्तान है उनका 67 था, 66 पॉइंट समथिंग था। बाबर नाउ क्रॉस हिम 67। ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा मैचेस थे, 150 प्लस। बाबर के सिर्फ 28 मैचेस हुए, बट नाउ ही इज बिकमिंग द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन टर्म्स ऑफ रेशो आफ्टर एटलीस्ट 28 मैचेस ही सही। बहुत सारी बातें हो रही थी, अब तो सब क्लियर है ना। देखिए उनकी कैप्टनसी के ऊपर शक व शुबहत थे, क्योंकि अगेन नाउ पाकिस्तान इज वेरी नियर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1। देखें सरफराज अगर नहीं होता ना तो मेरे ख्याल सरफराज इमरान खान से ऊपर चले जाते। 55 की है उनकी। सरफराज की भी रेशो बहुत अच्छा है। 55 का है। बिल्कुल नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर बाबर कप्तान नहीं होते तो सरफराज रहते। सरफराज अगर रहते तो वो तो उनकी परसेंटेज अच्छी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, उनके पास एक बड़ा उनकी परसेंटेज अच्छी है, वो भी चले जाते हैं। लेकिन बाबर की कप्तानी जिस तरह वो कर रहे हैं या उनकी जो टीम वो लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के उन्होंने मुंह बंद कर दिए और काफ़ी लोग आई थिंक अब उनकी तारीफ भी बिला वजह करने लग गए। और मैं अभी भी बता दूं, लोगों को मैसेज दे दूं कि जो लोग बाबर की तारीफ़ें कर रहे हैं आप उनकी बातों पे एतबार ना करें। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, जैसे ही किसी टाइम भी बाबर की या बाबर की टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, अभी मैं कह देता हूं आपको, एशिया कप में जहां भी बाबर की टीम की कप्तानी ऊपर नीचे हुई, वही लोग बिल से दोबारा निकल आएंगे। क्यों, मुझे पता है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से नेचर जानता हूं इंसान की ना, कि कौन क्या है। अभी बहुत अच्छे तरीके से मुझे क्विक ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की रन चेस को थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं और उन पे अब हमें क्या सीखना है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। तो जनाब, पाकिस्तान की शानदार जीत और इसके हम पर बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, लेकिन अब इस जीत का पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं कि तनवीर अगेन फ़खर जमान बड़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन अच्छी बात है कि बाबर बैक टू द फॉर्म। इमाम ने उनके साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जो लग रहा था पाकिस्तान बड़ी इजीली मैच जीतेगा, बट जहां बाबर आजम का वो एक मुझे लगता है मिस कैलकुलेट कर गए वो शॉट, उसके बाद एक स्लाइड पूरी आई और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया था। ये जो फेज़ था बाबर आजम के आउट होने से लेकर
जब तक कि नसीम ने मैच फिनिश नहीं किया, ये शायद इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट। जैसा हम प्लेटफॉर्म सेट कर चुके थे, मस्ट बी अ कंसर्न। जीत की खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन एशिया कप वर्ल्ड कप में जब बड़ी टीमें आपको इस तरह के मौके पर उठने का मौका नहीं देंगी दोबारा। यार देखें, मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो खेले, जो मुझे ऐसा लग रहा था। वो मज़ा नहीं आ रहा था बाबर जिस तरीके से खेलते हैं। लेकिन ये है कि वो प्लेयर इतना बड़ा है, उसने 50 किए, परफॉर्मेंसेस पीछे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप शायद थोड़ा सा उसको मार्जिन देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है दुनिया बात करती है उसकी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब बाबर आउट हुए, वो उस टाइम उनको आउट नहीं होना चाहिए था। जब बाबर आउट हुए उसके बाद मेन प्लेयर जो था वो इमामुल हक थे क्रीज में। ठीक है। जब दूसरा बाहर से प्लेयर आ रहा है, वो तेज़ खेलने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह सलमान आगा ने शॉट मारी, तेज़ खेलने की कोशिश की, वो आउट हुए। क्योंकि जब बाबर और इमाम बैटिंग कर रहे थे तो उस टाइम तकरीबन 7 साढ़े 7 इसके पास का कोई एवरेज था। बिल्कुल। जब आउट हो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि जो सेट प्लेयर होता है लाइक इमाम, उनको थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहिए, थोड़ा सा गियर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सेट हुए हैं। ठीक है। आप उसी तरीके से बैटिंग कर रहे थे जिस तरीके से आप पहले ओवर से बैटिंग कर रहे थे। जो बाद का प्लेयर आ रहा है उसकी सोच से डिफरेंट चीज नजर आ रही है। वो शायद ये सोच रहा है कि 8 से ऊपर का एवरेज जाता जा रहा है कि हमने आना और मारना है। फिर उसके बाद आपने देखा उसामा मीर को ऊपर भेजा गया। अच्छा तनवीर, उसामा मीर मूव पे मैं आपकी राय लाना चाहूंगा, क्या ये सही मूव थी? कौन सी वाली? उसामा मीर को ऊपर भेजना है, पिंच हिटर, उनका नंबर नहीं है ना? नहीं, अब आप उसामा मीर की मुझसे बात कर रहे हैं तो सिंपल एक चीज़ समझ आती है कि उसामा मीर अगर इफ्तिखार से पहले आ रहा तो तेज़ खेलने के लिए भेजा ना उसको। ठीक है, प्रेशर थोड़ा ईज हो जाए। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि अगर इमाम तेज खेल रहा होता तो फिर उसामा मीर को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक नॉर्मल बैट्समैन के साथ जाते, इफ्तिखार के साथ चले जाते, उसामा को बाद में रखते। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब इमाम को आउट नहीं होना चाहिए था वो आउट होके चला गया। अगर वो अपना और थोड़ा खेल देता तो ये जो मैच फंसा, ये भी शायद मेरे हिसाब से मैच नहीं फंसना था। तो चीजें ऐसी हैं जिसपे हम बेहतर कर सकते हैं अपनी चीजों को। उसके बाद जब इफ्तिखार आउट हुए तो वो तो वैसे ही हम समझ रहे थे तो अब हार गए मैच। लेकिन आई थिंक पिछले मैच में शादाब ने जिस तरह बैटिंग की और कल के मैच में शादाब ने जिस तरह बैटिंग की है, ये हमें जरूर सोचना है कि हर दफा हमने इनके ऊपर लेके मैच नहीं चलना। बिल्कुल, यही तो बात है। हमारा देखो, नसीम शाह ने हर टीम के जो ऊपर के 4 से 5 प्लेयर होते हैं ना, स्पेशली जो 4 प्लेयर होते हैं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। इनके, ये मेरी बात याद रखिएगा, यही मैच आपको हरवाएंगे, यही मैच आपको बना के नीचे वालों को देंगे। ठीक है, सही है ना? मैं फिर ये बात बोलूंगा, लोग मेरी बात समझते नहीं हैं। मैं इमाम की बात बार बार इसलिए करता हूं, वो जितने रन्स करता है, अगर वो अपनी चीजों को, अपनी बैटिंग को बेहतर करता चला जाएगा, वो और अच्छा प्लेयर बनता चला जाएगा। अब ये अगर कल के मैच में जिस तरह आउट हुआ है, एक तो वो ठीक है शॉट मारने गया, वो आउट हो गया, लेकिन उसको ये कोशिश करनी है कि जब खेलने आता है। अब मैं एक नेचुरली मैं स्टैट्स में उसके बताता हूं। अब इमाम ने 18-50 किए हुए अपने कैरियर में। ठीक है, उस 18-50 में से जितने भी 50 हैं उसमें बॉल्स उसकी ज्यादा हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 50 जो हैं सेकंड इनिंग में किए या फर्स्ट इनिंग में। मैं ये कहता हूं कि यार इन 18-50 में कभी ना कभी किसी ना किसी ओपनर का एक मूड तो होता है ना, यार आज मेरे बैट पे बहुत ही जबरदस्त बॉल आ रहा है, आज मैं 50 कर दूं 25 बॉल के अंदर, आज मैं 50 कर दूं 30 बॉल के अंदर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी चीजें, इमाम के बारे में लोग बहुत गलत वे पे लेके जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि एक दिन तो आए ना इमाम 50 रन करे 25-30 बॉलों पे, यार मैं बहुत आला फील कर रहा हूं, आज बल्ले पे क्या बॉल आ रहा है, वो चीज मुझे थोड़ी मिसिंग नजर आती है। अच्छा, वो क्या करता है, उस 50 करने के बाद, ज्यादा बॉल खेलने के बाद फिर 100 पे जाता है, फिर वहां तेज खेलने की कोशिश करता है कि अब मैं जरा थोड़ा तेज खेलूं, उसमें फिर वो आउट भी हो जाता है। आप मुझे प्लीज गाइड करें, आपकी मेरी इस पे काफी डिबेट हो चुकी है, लेकिन मैं आपकी खुद ओपिनियन लेना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्लेयर वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि शायद हर प्लेयर की एक अपनी मखसूस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। मे बी कि फ़खर जमान देखें ना, मैच विनर हैं, बट उनका भी एक ड्रॉबैक है कि जब कोई मखसूस विकटें आती हैं वो स्ट्रगल। आई एम नॉट अगेंस्ट फ़खर जमान, जैसे कि आप इमाम के नहीं हैं, लेकिन शायद इमाम का रोल ये है या इमाम की कैपेबिलिटी ही यही है कि वो फ़खर की तरह तो नहीं खेलेंगे, बट वो लंबा इतना खेलेंगे। चूंकि मैं उनके स्टैट चेक कर रहा था 2019 के बाद से, बाबर आजम के बाद
और दुनिया में 5वें नंबर पे, और बाबर आजम के बाद वो पाकिस्तान के दूसरे, दुनिया के 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। और आखिरी 2 सालों में आपको खुशी होगी क्योंकि आपको उनके स्ट्राइक रेट पे, और ठीक है स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई जो कि वो खुद भी कह चुके हैं। 82 था उनका स्ट्राइक रेट अभी कैरियर का, लेकिन लास्ट 2 ईयर में तनवीर वो 88 पे पहुंच चुका हुआ है। मैं इसके चेक कर आया हूँ, 88 पर है। बट आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन शायद उनका रोल यही है टीम में। अच्छा, ये आपने बड़ी सारी बातें की, मैं चलें आपकी बातें मानता हूँ। आपने खुद बात की फ़खर जमान की कि जब पिचेस ऐसी आती हैं जब बॉल स्विंग सीम होता है, फ़खर जमान कुछ नहीं करता, लेकिन पिच उसके जब मतलब की आती तो क्या करता है? तेज खेलता है। ये चीज मैं कहता हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि इमाम डेविड वार्नर है, ठीक है, इमाम कोई बटलर है, मैं ये नहीं कह रहा। फिंच का ओडीआई का कैरियर स्ट्राइक रेट भी 84 है। अब नहीं, मैं वो देखो, मैं अच्छा चलें, मुझे एक न्यूज़ ब्रेक का टाइम है कलामी, क्योंकि न्यूज़ ब्रेक का टाइम है, न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर यहीं से पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। और आप रिप्ले में खुशामदीद। तनवीर, आप अपना पॉइंट क्लियर कर लें और कंप्लीट कर लें, फिर मैं बाबर के शॉट पे आऊँगा जो उन्होंने कल कहा। आप कुछ बात कर रहे थे स्ट्राइक रेट के हवाले से। हम इमाम की मेरे ख्याल बात कर रहे थे। देखें, मैं इमाम के फ़ायदे की बात करता हूँ, जिस तरह मैंने आपसे बोला ना, इमाम ने 18-50 किए कल के मैच तक। मैं ये समझता हूँ कि यार कोई ना कोई ऐसा 50 तो होना चाहिए ना कि आपने 25 बॉलों पे किया हो, 30 बॉलों पे किया हो, किसी ना किसी दिन तो आपकी फीलिंग ऐसी हो ना कि यार आज मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि आप बल्ले पे बॉल आ रही है, मैं शॉट्स खेल रहा हूँ, वो मिसिंग है। अगर हमारा हेड कोच कहता है कि भाई हमें अब तेज खेलना है या हमें स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। हम अब अगर जितने भी मैंने 50 बताए इमाम के, कि अब लोग ये अगर शो सुनेंगे बोलेंगे फिर उसके पीछे पड़ गए, हालांकि हम उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। अगर आप 50s देखेंगे, 70, 75, 80, 85, 90 इतनी बॉल्स पे उसके 50 हुए में, तो आप सोचें वो एक 50 करने के लिए कितनी बॉल्स खेल रहा है। तो वो जो खेल रहा है तो ओवर्स भी खत्म हो, ओवर भी ज़ाया हो रहे हैं। इसमें एक आर्गूमेंट ये है कि जब आपका टॉप 3 इतना सॉलिड है, उसमें भी फ़खर बहुत तेज़ खेल सकते हैं, बाबर किस लेवल के प्लेयर हैं हमें पता है। इमाम की अफादियत अगर मैं आपको बताऊं कि बाबर के जो आप डेफिनेटली जो 29 मैचों में 18 जीत हैं, ये सब में इमाम खेले हैं, चूँकि 2019 के बाद से इमाम रेगुलर हैं। उनकी जो 9 सेंचुरीज हैं उसमें 7 में वो मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान मैच भी जीता, तो आउटकम तो इतना बुरा नहीं है। नहीं, इस पर मैं आपसे आर्गूमेंट अब आप नहीं, आपने जो सवाल किया ना, मैं वो समझ रहा हूँ आपने क्या सवाल। आपका पॉइंट भी ठीक है, इंटेंशन दायरे में तेज हो सकती है, लेकिन आउटकम तो बुरा नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। अब आप देखें, वो जो 100 करता है ना, जिस तरह मैंने 50 बताए हैं, 50 जब वो रन्स करता है, बॉल ज़्यादा होती हैं, उसमें टीम को तो डैमेज हो रहा है ना, लेकिन 50 के बाद वो जब ये समझता अब तेज़ खेलना है, उसमें अगर वो तेज़ खेल जाता है, उसके छक्के चौके लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो 100 कर जाता है, या जो आपने 100 बताए कहीं ना कहीं बॉल्स कम हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अब मैंने 50 की बात की है, आप इसकी ऊपर वर्किंग करें, जो 40 रन से लेकर 50 रन के अंदर अंदर जो रन है ना, उसमें भी बॉलें ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है कि ये शुरू से ही बहुत स्लो खेलता है। अब आपने फ़खर की बात की, फ़खर तेज खेलता है, इमाम तेज नहीं खेलता। अगर फ़खर आउट हो जाएगा तो फिर इमाम का काम है ना तेज खेलना। अगर वो भी स्लो खेलेगा, बाबर या इमाम में से कोई एक ठीक है, अब वो भी स्लो खेलेगा, बाबर भी आगे नीचे स्लो खेलेगा, तो आपका रन रेट पर ओवर कहां जाएगा? फिर दोनों की, अगर फ़खर तीनों की जो सेंचुरीज हैं कतई कलामी 35 से ज्यादा है, मुझे लगता है कि शायद ये बैलेंस हो जाता है। इसीलिए देखें, अगर खुदा ना खास्ता बहुत बुरी सूरत हाल होती है स्ट्राइक 3 में, तो हम इतने मैचेस से जीत रहे होते हैं। शायद ये जो तीनों बड़ी इनिंग खेलने की सलाहियत रखते हैं, ये कवर अप हो जाता है, लेकिन शायद एशिया का वर्ल्ड कप में आपको इससे बेहतर करना पड़ेगा। एक और चीज, मैं इमाम की फेवर की बात, फायदे की बात करूं, टॉप 3 में रैंकिंग में, टॉप 3 में आपको पता है, मुझे पता है, आप मुझे खुद बता दें कोई भी दुनिया का टॉप प्लेयर इमाम का नाम लेगा किसी भी अपनी लिस्ट के अंदर के, यार इमाम क्या टॉप प्लेयर है टॉप 3 में, आप मुझे बता दें। मेरा सवाल है, उसकी रीजन ये नहीं है कि भाई मैं उसके अगेंस्ट हूं, उसकी रीजन ये है कि वो अपना गेम उस लेवल का नहीं खेलता। सुने, हाशी मामला जब नया नया आया था, आपने देखा होगा, वो तो जिस तरीके से खड़ा होता था उसको तो क्लब क्रिकेट भी कोई ना खिलाए, लेकिन हाशी मामला ने कितना बदला। वक्त कम है, हम इसको बैलेंस करते हैं, जो कि अगर हम बहुत ज्यादा सिर्फ इमाम पे बात करेंगे तो लगेगा जैसे कि हम इमाम ही डिस्कस करें। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इमाम से हटकर, रिजवान 34 का एवरेज, इफ्तिखार अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नजर आ रहा है कि उनको भी थोड़ा और टाइम लगेगा। सलमान अली आगा तो बिल्कुल ही न्यू है,
थोड़ा सा कंसर्न नहीं है एशिया कप से पहले, वर्ल्ड कप से पहले? आप सऊद शकील भी वेट कर रहे हैं आपका विंग्स में, हारिस एक इंटेंशन वाला प्लेयर है, शायद वो इस चीज़ को हल कर सकता है। प्रॉब्लम तो है बॉस आपके मिड ऑर्डर में भी, शायद इमाम और बाबर कल 7 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, लेकिन 190 और 300 तक 110 का जो फर्क था, मिडल ऑर्डर में किसी एक को तो 40-50 करने चाहिए थे। अगर शादाब कर रहे हैं तो ये 3 भी कर सकते थे। ये तो एक सवाल या निशान है ना, इसको मानते हैं आप? नहीं नहीं, वो सही है। मैं तो इन तीनों पे की बता, आपकी क्या राय है? वो सही है, लेकिन मैंने क्या बात की कि जो सेट था वो तेज नहीं खेल रहा था, बाद में आके तेज के चक्कर में आउट हुए। उसके बाद रिजवान की जो आपने बात की है, रिजवान वनडे क्रिकेट में उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट सीरीज बेहतर थी, लेकिन फिर प्रॉब्लम दिखाई वो कब परफॉर्म करेगा पता है? रन आउट हो गए। आप उसको ओपन कराओ, वो सर्किल का बेसिकली बहुत जबरदस्त प्लेयर है। फखर जमान ने कुछ नहीं किया ना, आप फखर जमान को रेस्ट करा के रिजवान से ओपन करा दो इमाम के साथ। मैं ये नहीं कहता कल के मैच में रन करेगा, लेकिन और तीसरा वनडे कल है तनवीर, मुझे वक्त थोड़ी कमी है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन कल तीसरे वनडे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चेंजेस करते हैं। टीम शीट आए तो कुछ नया होना चाहिए, तो डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और आप रिप्ले में खुशामदीद तनवीर। क्विकली, तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच है, सीरीज हम जीत चुके हैं, लेकिन तीसरा वनडे जीतेंगे तो वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएंगे और ये परमानेंट वनडे नंबर 1 होगा टिल एशिया कप। क्या चेंजेस करनी चाहिए? क्या जो बेंच पे लोग मौजूद हैं सबको ट्राई आउट करें कल? जाहिर सी बात है, ट्राई आउट करना चाहिए और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करें, ऊपर नीचे ज़रा शफलिंग करें बैटिंग को, कि हमने क्या सीरीज तो जीत गए। अब ये ना हो कि नहीं, अब ये तो ये ना सोचे ना कि हमने पहले नंबर पे तब आएंगे ना, तीसरा ओडीआई हराएंगे। अब मुझे तो ऐसा लगता है यही दिमाग में होगा, हम तीसरा भी जीतना है, पहले पे आना है, उस चक्कर में पता नहीं कितनी चेंजिंग्स करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3-4 चेंजिंग्स तो ज़रूर करनी चाहिए। सऊद शकील को खिलाना चाहिए, रिजवान से ओपन करवा लें, फखर को रेस्ट करवा के, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, वही ज़ाहिर बात है ओपन करेंगे। बॉलिंग में आपके पास वसीम जूनियर है और हैं नवाज भी है, आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, खिला सकते हैं, क्योंकि घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। जो हम कहते हैं ना घबराना नहीं, वो है नहीं। अच्छा, मसला करते हैं अब उसकी, जो आपके मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं खेले अब तक, फ़हीम अशरफ को चांस नहीं मिला, दोनों एशिया कप के स्क्वाड में। अगेन हम इससे बहुत बात कर चुके हैं किसको होना चाहिए था किसको नहीं, लेकिन चूंकि आपको है तो ट्राई आउट करना पड़ेगा, सिर्फ ये बात है। सॉरी, माजरत के साथ फ़हीम अशरफ की मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी बिल्कुल फास्ट बॉलिंग में रेस्ट करवाना है, तो फिर क्या ऑप्शन तनवीर, हम क्या रिप्लेसमेंट रखें? यार मोहम्मद वसीम जूनियर ही है फिर हमारे पास। यार आपके पास या आप 2 पेसर के साथ जाके 3 स्पिनर खिला लें, मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल में आप शाहीन को रेस्ट करवा दो, शाहीन को रेस्ट करवा के आप वसीम जूनियर को खिला दो। बाकी स्पिन में आप जाहिर पे शादाब को तो रेस्ट नहीं कराएंगे, आप उसको करवा दो। सही है। मैं समझता हूँ उसामा मीर को भी जाने दो, आप सलमान आगा को रेस्ट करवा के नवाज को खिला दो। चलें, बहुत सारे ऑप्शन आपकी बात ठीक है, जब जीत चुके हैं क्या हो गया, अफगानिस्तान की टीम आप फिर भी जीत सकते हैं। लेकिन जनाब जाते जाते आखिर में एक और न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, और अरशद नदीम हर रोज़ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की उम्मीदें है पेरिस ओलंपिक 94 में हमने आखिरी मेडल जीता तनवीर साहब, और आज जो अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के जो जैवलिन थ्रो मुकाबले उसके फाइनल राउंड में जहाँ क्वालिफाई किया, एक मरतबा फिर आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस, और 80.53 और उससे पहले 70 पॉइंट, फिर 86.79 और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मनाजिर भी आपके सामने हैं, और इस फाइनल में क्वालिफाई करने के साथ उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भी अपनी जो है वो शिरकत यकीनी बना ली है। अगेन तनवीर, इन खेलों को वक्त देना भी हमारी जिम्मेदारी है, बतौर मीडिया भी, एक्सपर्ट्स भी, और बतौर होस्ट मेरी भी। और 94 में आप आखिरी मरतबा मेडल जीते हैं। आई थिंक दिस गाय कैन ब्रेक दिस जिंक्स, कि हम उस चीज़ को ख़त्म करें, क्योंकि 22 बल्कि 24 करोड़ के कुछ कहते हैं, मुझे नहीं पता ऑफिशियली हम किसको क्या कहेंगे। ये पाकिस्तान सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड है कि हमने 94 से अब तक एक मेडल नहीं जीता। अरशद नदीम इज द रियल होप नाउ। यार ये इन सारी बातों का मेरे पे एक यही जवाब है। इसकी वजह ये है क्योंकि ये फैसिलिटीज है ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल, हमें तो जैवलिन थ्रो का पता ही अरशद नदीम की परफॉर्मेंस के बाद पता चला। मैं बतौर कौम बात कर रहा हूं, पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। इसमें पॉइंट स्कोरिंग क्या होती है, बिल्कुल ये भी नहीं पता कि इतने दूर से भाग के आता है, कितने कदम होते हैं इसके, क्या होता है क्या नहीं होता है। थोड़ा सा जो स्पोर्ट्समैन है उसको शायद थोड़ा सा एथलेटिक चैंपियनशिप तनवीर बिल्कुल एक तरह से ओलंपिक जैसे इवेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया के एथलीट आते हैं बिल्कुल, और आप उसमें फाइनल राउंड में जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जनाब अरशद नदीम को कि वो फाइनल में यहाँ पर एक और मेडल जीते हैं, और हमें बहुत उम्मीदें हैं इनसे भी, इसी तरह नूर दस्तगीर भट्ट और बहुत सारे हमारे एथलीट हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इनकी मजीद सपोर्ट करनी चाहिए। तनवीर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल जब पाकिस्तान तीसरा मैच खेल होगा तो पुरान रिप्ले में 5:05 पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।